Hello, my dear friend. This is Ajay Mishra, and we are going to start our new discussion on international trade barriers. इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स में हम देखेंगे कि क्या टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स पे हम काम करेंगे और देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स होते क्या हैं। तो व्हाट आर दी इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स। इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स पे सबसे पहले अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ट्रेड बैरियर्स होते क्या हैं। ट्रेड बैरियर्स आर गवर्नमेंट इंड्यूस्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। क्या है ये? आपको ये पता हो गया होगा कि दे आर फर्स्ट गवर्नमेंट इंड्यूस्ड एंड दे आर द रेस्ट्रिक्शंस। बैरियर का मतलब ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्शंस होता है, और किस पे है ये है इंटरनेशनल ट्रेड पे। तो जितने तरीके के ये जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो फ्री फ्लो, लेट्स कंसीडर ये कंट्री ये है इंडिया और ये कंट्री है यूएसए, और ये कंट्रीज़ ने एक दूसरे के ऊपर बैरियर लगा दिया यहाँ पे, ठीक से इसको फ्री फ्लो नहीं होने दिया, तो इसे हम कहेंगे ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड फ्री फ्लो होना चाहिए, यही WTO का भी गोल है और ग्लोबलाइजेशन का भी यही एम है कि ग्लोबलाइजेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ट्रेड बैरियर्स को हटा ना दिए जाए। तो इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स में सबसे पहले ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं ये हमने देखा। इसके बाद इकोनॉमिस्ट जनरली एग्री दैट ट्रेड बैरियर्स आर डेट्रीमेंटल एंड डिक्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो क्या करते हैं ये ट्रेड बैरियर्स? ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी को घटा देते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कहता है? कहता है कि जो आपका बढ़िया हो, इंडिया का जो बेस्ट हो वो इंडिया ले ले, अमेरिका का जो बेस्ट हो वो अमेरिका ले ले, बेस्ट एक दूसरे में चला जाए, क्योंकि बेस्ट का मतलब है कि चीप होगा सबसे पहली बात, और क्वालिटेटिव होगा। बेस्ट का मतलब दो चीज़ होगा कि कम पैसे में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो थियरी है वो ये कहती है कि जो बेस्ट है वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाएगा और दोनों के पास बेस्ट आइटम हो जाएगा। इंडिया के पास भी बेस्ट हो गया और यूएसए के पास भी बेस्ट हो गया, लेकिन जो ट्रेड बैरियर है ये दोनों के बेस्ट क्वालिटी को रोकने का काम करता है और कंज्यूमर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इस पूरे प्रोसेस में। तो ये ट्रेड बैरियर्स पता चल गए हमें, ये पता चल गया कि एफिशिएंसी को किस तरीके से रोकते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोस्ट ट्रेड बैरियर्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। कौन से सेम प्रिंसिपल है? द इम्पोजिशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कॉस्ट। कोई ना कोई कॉस्ट उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है। वो कॉस्ट किस फॉर्म में हो सकता है? मनी के फॉर्म में हो सकता है, टाइम के फॉर्म में हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं जो बिना बिना काम के परेशान करते हो, या कोटा फिक्स कर दिया जाए कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके का अगर इम्पोजिशन हो जाए तो इसे कहेंगे ट्रेड बैरियर्स। ऑन ट्रेड दैट रेजेस द प्राइस और अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। दो चीज़ होगी, या तो इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और या फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो दो ही काम होता है अगर ट्रेड में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, तो या तो वो ट्रेड बैरियर लगाने के बाद वो चीज़ प्रोडक्ट आएगा नहीं होगा, और आएगा भी तो उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने देखा ट्रेड बैरियर किस तरीके से प्राइस को और अवेलेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। इसके बाद फिर चौथी बात आती है कि इफ टू और मोर नेशंस रिपीटेडली यूज ट्रेड बैरियर्स अगेंस्ट ईच अदर देन ए ट्रेड वॉर रिजल्ट्स। आपने देखा होगा कि अभी यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। एक दूसरे ने एक दूसरे के ऊपर इन्होंने इम्पोजिशन किया है बहुत सारे बैरियर्स का। सो अल्टीमेटली वॉर रिजल्ट होता है अगर ट्रेड बैरियर्स लगातार एक दूसरे के ऊपर लगाए जाएं। सो वाई ट्रेड बैरियर्स? आखिर ट्रेड बैरियर्स को किन कारणों से लगाया जाता होगा? सबसे पहला कारण जो होता है दैट इज प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अगर हम अमेरिका को देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लगा रहा है सारे बैरियर्स? उसका पहला गोल है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करना। दूसरा उसका गोल है जो वहाँ के लोकल जॉब्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो दो चीज़ें होती हैं, प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड प्रोटेक्टिंग लोकल जॉब्स। डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है कि अगर
आपने चीपर रेट पे दूसरी कंट्री आपके सामान भेज रही है आपके कंट्री में। लेट्स कंसीडर दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ यूएसए। यूएसए नहीं एग्जाम्पल नहीं बढ़िया होगा, बढ़िया एग्जाम्पल होगा चाइना। चाइना से इंपोर्ट होता है, लेट्स कंसीडर बहुत ही छोटी सी बात हम करते हैं, हम सोलर पैनल की बात कर लेते हैं। इंडिया का सोलर पैनल अगर महंगा है, इंडिया का सोलर पैनल अगर महंगा है, ये मिलता है 3 करोड़ का, और चाइना का सोलर पैनल मिलता है सिर्फ 2 करोड़ का, तो क्वालिटी भाड़ में जाए। अभी तो सबसे पहले ये देखते हैं प्राइस क्या है। तो ये जो 3 करोड़ का है, इसे कोई क्यों खरीदेगा? 1 करोड़ की बचत कर लेगा। और इसलिए हमारी जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उस पर अफेक्ट आने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी? 2 करोड़ पे 1 करोड़ का टैक्स लगा सकती है, और ये अल्टीमेटली 3 करोड़ का हो जाएगा। तो क्या हुआ? ट्रेड जो फ्री फ्लो हो रहा था ट्रेड को, इसको बैरियर लगाया। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारी जो इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अगर वो बैठ गई, बर्बाद हो गई, तो उसमें जो जॉब करने वाले लोग होंगे उनकी नौकरी भी तो चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो उसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, हम सोच लेते हैं कि टोबैको है, सिगरेट है, इन सब का प्राइस बढ़ाना ज़रूरी है ताकि हमारा जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसका प्रोटेक्शन हो सके, उसके हेल्थ का प्रोटेक्शन हो सके। तो इसके वजह से अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कभी कभार हम कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं, टैरिफ बढ़ा देते हैं। इसके बाद है प्रोटेक्टिंग इन्फेंट इंडस्ट्रीज। इन्फेंट इंडस्ट्रीज की बात होती है कि नए नए हम किसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हों। जैसे इंडिया है, इंडिया के पास जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी हमारी इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ थी, बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाई थी, बहुत सारे क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं था इनके पास, कोई कंपटीशन दे ही नहीं सकते थे कभी भी यूएसए की कंपनी है उसको। अब यूएसए का अगर माल यहाँ आना शुरू हुआ तो बहुत ही क्वालिटेटिव, बहुत बढ़िया होगा। इंडिया की जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, they are not able to produce a very good and qualitative and cheap product, and that's why इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? यूएसए के प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा करके उनको ब्लॉक करेगी ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज है इंडिया की वो फ्लोरिश करे। तो टू प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्रीज। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी अगला मुद्दा है जिसकी वजह से हम टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी को कैसे हम दिमाग में यहाँ पे रखेंगे? आपको पता है कि डिफेंस स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे? इन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बाहरी के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम यहाँ पे माल बिल्कुल फ्रीली सप्लाई नहीं होने दें। कोई सोचे हम बंदूक बेच ले ला करके इंडिया में, तो वो पे रोक लग जाएगा। कोई बम बेचेगा क्या? नहीं ना। तो नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भी हम ऐसे प्रोडक्ट को अलाउ नहीं करते हैं। इसके बाद रिटेलिएशन। हमें ऐसा लगता है कि कोई कंट्री हमारे ऊपर, जैसे अमेरिका ने, आपको पता होगा कि इंडिया के ऊपर, इंडिया से जो स्टील जा रहा था, क्रूड स्टील, उसके ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ लगाया, ज़्यादा टैरिफ लगाया, 2 गुना कर दिया। तो इंडिया ने भी लगभग 29 प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया, जिससे अमेरिका को भी उतना ही नुकसान हुआ जितना कि इंडिया को हुआ था। तो ये रिटेलिएशन था कि यूएसए ने हमारे ऊपर चूंकि टैरिफ लगाया, इसलिए हमने भी उनके ऊपर उतना ही टैरिफ लगा दिया। तो पहला कारण क्या था? प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इसलिए टैरिफ लगाया गया। सेकेंड रीजन इज दैट प्रोटेक्टिंग लोकल जॉब्स। थर्ड रीजन इज दैट प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स। फोर्थ रीजन इज दैट प्रोटेक्टिंग इन्फेंट इंडस्ट्रीज, and fifth reason is that national security, and sixth reason is that retaliation. So retaliation is one of the most efficient tool, because if any country is imposing restrictions, tariff restrictions on your product, definitely you can do the same. इसके बाद है टाइप्स ऑफ बैरियर्स। कितने तरीके के बैरियर्स होते हैं? चलिए इसको देखते हैं। तो 2 तरीके के बैरियर्स लगाए जाते हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है कि हम सीधा का सीधा इनके ऊपर कोई ना कोई टैक्स लगाएंगे, ड्यूटी लगा देंगे, ये मॉनिटरी होगा। नॉन टैरिफ जो होते हैं ये नॉन मॉनिटरी होते हैं।
नॉन मॉनेटरी होते हैं। चलिए देखते हैं। तो टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो कैसे हैं? which impose a financial burden on imports. Non-tariff barriers हैं which uses other overt and covert means to restrict imports and occasionally exports. overt मतलब खुला हुआ, covert मतलब छुपा हुआ। तो overt and covert means यूज करते हैं ताकि जो इम्पोर्ट है उसको रेस्ट्रिक्शन किया जाए और कुछ समय के लिए जो एक्सपोर्ट होता है उसे भी किया जा सकता है। तो यह टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब टैरिफ बैरियर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, उनको जरा देख लेते हैं। टैरिफ बैरियर्स में कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। जितने भी तरीके के टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं उनको कंबाइंड रूप से कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। इट इज ए टैक्स which is levied on the import and export of goods and that is called custom duties. Custom duties added to the revenue of the government. ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू को भी बढ़ा देते हैं साहब। ना सिर्फ ट्रेड बैरियर भी ही लगाते हैं बल्कि ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू को भी बढ़ाते हैं। कस्टम ड्यूटी कैन बी लेविड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। जो कस्टम ड्यूटी को लगाई जाती है वो बहुत सारे बेसिस पे लगाई जाती है। उन बेसिस को देख लेते हैं क्या है। Basis of custom duties are number 1 ad valorem. Valorem का मतलब होता है वैल्यू, जो वैल्यू पे लगाई जाए। टू लेवी ड्यूटी ऑन द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट, कितनी उसकी वैल्यू है, कितने उसकी प्राइस है। मान लेते हैं कि 300 रुपये का कोई आइटम है तो उसके ऊपर कितना प्राइस लगाया जाएगा। 5,000 का है तो उसके ऊपर कितना प्राइस लगाया जाएगा। 1,00,000 रुपए का है तो उसके ऊपर कितना ड्यूटी लगाई जाएगी। दीज आर कॉल्ड एड वैलोरम। जितनी वैल्यू होगी उसके हिसाब से जो ड्यूटी लगाई जाएगी दैट विल बी कॉल्ड एड वैलोरम। स्पेसिफिक ड्यूटी जो लगाई जाती है वो किसी और रीजन, वैल्यू के अलावा किसी और रीजन पे लगाई जाती है। लेट्स कंसीडर कि जब हम ये सिगरेट की जो लेंथ है उसको बेसिस बना लें कि अगर लंबी सिगरेट होगी तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए उस पर ज़्यादा ड्यूटी लगाई जाएगी लेंथ के आधार पे। ठीक है। और तीसरा कंपाउंड ड्यूटी है जिसमें दोनों को कंबाइंड रूप से लगाते हैं। नॉट ओनली एड वैलोरम बट ऑल्सो स्पेसिफिक, बोथ इफ दे आर कंबाइंड देन दैट कैन बी कॉल्ड एज कंपाउंड ड्यूटी। ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज के टाइप क्या क्या होते हैं? नंबर 1 इंपोर्ट ड्यूटी, नंबर 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी, नंबर 3 ट्रांजिट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी जब हम, ये इंडिया है और ये चाइना है, चाइना से इंडिया की तरफ जब प्रोडक्ट आते हैं तो इसको कहते हैं इंपोर्ट। कोई हमारा बंदा ही जब उसको मंगवाता है यहाँ पे प्रोडक्ट को तो उसे हम कहेंगे इंपोर्ट। इसको ब्लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे एक ड्यूटी लेवी करते हैं और दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है? जब हमारी कंट्री से, इंडिया से कोई माल चाइना की तरफ जा रहा होगा या किसी भी वर्ल्ड कंट्री में जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। जब हम अपने यहाँ के किसी प्रोडक्ट जो हमारे भारी कमी है, अगर उस समय उस प्रोडक्ट को हम बाहर भेज रहे हैं, सोच के देखना, प्याज हमारे यहाँ है नहीं और प्याज को हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और इसलिए एक्सपोर्ट पे हम कंट्रोल लगाते हैं, एक्सपोर्ट को हम रोकते हैं। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर लगाई जाती है, वो महंगी हो जाती है प्याज, ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट रुक जाएगा। ट्रांजिट ड्यूटी क्या है? ट्रांजिट ड्यूटी है जब, लेट्स कंसीडर ये इंडिया है और ये है, आपको पता है नेपाल है। अब नेपाल से अगर कोलकाता पोर्ट की तरफ जाना हो, सिंपल सी बात, तो क्या होगा, ये जो रूट से जा रहा है इसी को बोलते हैं ट्रांजिट। यानी एक लैंड लॉक्ड कंट्री को अपने कंट्री से जब जाने दिया जाता है ताकि वो बाहर जाके अपना ट्रेड कर सके तो उसे बोलेंगे ट्रांजिट। ट्रांजिट ड्यूटी, अब अगर आपके रास्ते से कोई गाड़ी लेके, ट्रक लेके जा रहा है अपना सामान लेने के लिए, अगर आप उसके ऊपर ड्यूटी लगाते हैं तो आप उसको कहते हैं ट्रांजिट ड्यूटी। जनरली इसे इम्पोज नहीं किया जाता है। ट्रांजिट ड्यूटीज आर लेविड ऑन गुड्स पासिंग थ्रू आवर कंट्री एन रूट टू अनदर कंट्री। दे आर जनरली नॉट इम्पोज्ड। ट्रांजिट ड्यूटीज जनरली नहीं लगाई जाती।
इसके बाद है, अब हम चलेंगे सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी और ट्रांजिट ड्यूटी का जो जनरली प्रचलन नहीं है, जनरली उनको इम्पोज नहीं किया जाता, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी है ताकि वो फॉरेन करेंसी आ सके। इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है क्योंकि इंपोर्ट से हमारे यहाँ की करेंसी बाहर जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी ही फेमस है। इंपोर्ट ड्यूटी दो तरीके की होती है, नंबर 1 काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड नंबर 2 एंटी डंपिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है वो क्यों लगाई जाती है, ज़रा उसको देख लेते हैं। दोनों में डिफरेंस है। कुछ लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी को एक मान लेते हैं। इसे एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं, ध्यान रखना है, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज भी कहते हैं, लेकिन इनका दोनों का नाम अलग अलग है क्योंकि इनके दोनों के कारण अलग अलग हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी को भी एंटी सब्सिडी ड्यूटी भी कहा जाता है। एंटी सब्सिडी ड्यूटी क्यों कहा जाता है, जरा सोच के देखिए। एंटी सब्सिडी ड्यूटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा पता चलता है गवर्नमेंट को जब वो इन्वेस्टिगेशन करती है कि चाइना अपने यहाँ के प्रोडक्ट को सब्सिडी दे रहा है। लेट्स कंसीडर एक प्रोडक्ट है जिसका दाम है 100 रुपीज़, अगर इस पे 20 रुपीज़ का सब्सिडी दे दे गवर्नमेंट तो ये हो जाएगा 80 रुपीज़, और ये 80 रुपीज़ का माल पहुँच रहा है इंडिया में। अब इंडिया में ये माल 80 रुपये पहुँच रहा है, इंडिया में तो 100 रुपीज़ का ही ये माल है, तो सिम कौन खरीदेगा? आपको अगर सस्ता मिल रहा होगा सेम प्रोडक्ट तो कैसे कौन खरीदोगे? 80 रुपये वाला खरीदोगे। तो अगर हमारी गवर्नमेंट को ये पता चल जाए कि ये चाइना का प्रोडक्ट सब्सिडाइज्ड रेट पे इंडिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो इंडिया जो ड्यूटी लगाएगी कस्टम पे उसे हम कहेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। बट अगर बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के, मान लेते हैं चाइना की गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है और वहां की कंपनी सस्ता करके जो अपने मार्केट में जिस रेट पे बेचती है उस मार्केट से सस्ते रेट पे इंडिया में लाके बेचती है। आखिर ये सस्ते रेट पे क्यों बेचेगी? आपको पता है इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमी ऑफ स्केल है कि अगर आपका प्रोडक्शन बहुत बड़ा हो, जैसे एक ही मशीन आप ले आए, उस मशीन से आप चाहे 100 पैदा करो और चाहे 1000 पैदा करो, चाहे 2000 पैदा करो, टोटल कॉस्ट जब आपकी निकल जाती है, जैसे आपने सोचा है कि इस प्रोडक्ट से हम मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो 5000 का इसकी इनपुट कॉस्ट लगता है। इनपुट कॉस्ट कितना है? 5000 रुपीज़। प्रॉफिट मुझे इस पे कितना चाहिए? प्रॉफिट हमें चाहिए 10%, टोटल मिला के हो जाएगा 5500। इतना आपका गोल था। 5500 रुपये आपको जिस दिन मिल जाते हैं उस दिन अगर आपको सस्ते में बेचना पड़े बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट, तो 5000 में जो प्रोडक्ट बनाया था आपने, 5500 रुपये कमाने के बाद जो प्रोडक्ट बचा अगर उसे सस्ते में बेचना हो तो क्या दिक्कत है? सस्ते में बेच के प्रॉफिट कमा लो, क्योंकि आपने जितना उद्देश्य था आपका, जितना एम था उतना तो आपने कमा लिया। और जब ये कंपनियां जो रेट मार्केट का था उस रेट से नीचे बेचने लगती हैं और गवर्नमेंट को पता चल गया कि इसका माल अब डंप कर रहा है क्योंकि अभी इसे सस्ते में बेच के निकालना है इसे फटाफट, तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो मोटिव को समझ जाती है और फिर एक ड्यूटी लगाती है, उसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये दोनों ड्यूटीज WTO में अलाउड हैं। WTO फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, लेकिन अगर किसी ने ज़बरदस्ती सब्सिडाइज रेट पे अपने सामान को बेचने की कोशिश की या डंपिंग करने की कोशिश की दूसरी कंट्री में, तो दूसरी कंट्री को पूरा हक है कि वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दे। ठीक है, तो ये है इंपोर्ट ड्यूटीज़ के टाइप। सो थैंक यू वेरी मच। जल्दी हाजिर होंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।